नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी कविता के दूसरे काल, द्विवेदी काल, जिसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के विशाल व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण इस काल को द्विवेदी काल नाम दिया गया। सन 1900 से 1915 तक के काल को द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया जाता है। द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंदु युगीन काव्य में देशभक्ति, श्रृंगार, भगवत भक्ति आदि की प्रधानता थी। भाषा की दृष्टि से काव्य में ब्रजभाषा की प्रधानता थी। खड़ी बोली पद्य को भारतेंदु युग में उपयुक्तता की कसौटी पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत तक परिस्थितियाँ बदलने लगीं। परिणामतः समाज की समस्याओं, आवश्यकताओं, कवियों की रुचियों में भी बदलाव आया। समाज समस्या पूर्तियों, श्रृंगारिक कविताओं और तुकबंदियों से उबरने लगा था। ब्रजभाषा का माधुर्य भी अब जन रुचियों को तृप्त करने में असमर्थ हो रहा था। ऐसे समय में जनता की आकांक्षाओं के पारखी और विचारों से आदर्शवादी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन संभाला। यहाँ से जागरण और सुधार का एक नया युग आरंभ हुआ। इस युग में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। वर्ण विषयों में विस्तार के साथ साथ विभिन्न विधाओं को विकसित होने का समुचित अवसर मिला। अब हम द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग में लगभग सभी कवियों ने राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को काव्य में अभिव्यक्ति दी। गुप्त जी के भारत भारती में एक और देश के अतीत का गौरवगान है, तो दूसरी ओर तत्कालीन परतंत्रता पर क्षोभ व्यक्त हुआ है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक आदि उस युग के अन्य प्रमुख कवि हैं जिन्होंने भारत भूमि की महानता का बखान किया। संसार को पहले हमें ज्ञान शिक्षा दान की, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिकता। द्विवेदी युगीन कवियों ने समाज के वृहत रूप पर दृष्टिपात कर समस्त पक्षों का काव्य में निरूपण किया। ये कविगण केवल खंडन की प्रवृत्ति तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु उन्होंने सुधार हेतु रचनात्मक प्रयत्न भी किए। ये समाज की सर्वांगीण उन्नति के पक्षधर थे। गुप्त जी के साकेत, यशोधरा आदि काव्य ग्रंथ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, जिनमें उर्मिला, यशोधरा जैसे महान किंतु उपेक्षित नारी पात्रों का महत्व प्रतिष्ठित किया गया है। अछूतों के उद्धार हेतु भी इन कवियों के प्रयत्न हैं। तथाकथित वंशगत कुलीनता पर इन कवियों ने गहरे व्यंग्य किए हैं। गुप्त जी की किसान, शियाराम शरण गुप्त की अनाथ, स्नेही जी की कृषक क्रंदन और नाथूराम शर्मा शंकर की गर्भ रंडा रहस्य आदि कृतियाँ इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। कौन कले जो नहीं कसकत है, देख विपत्ति बाल विधवन की। नंबर 3, धार्मिक पक्ष। द्विवेदी युगीन काव्य में जिस धर्म का विकास हुआ उसे मानव धर्म कहा जा सकता है। ईश्वर के आराध्य रूप के स्थान पर उदात्त मानवीय रूप का सृजन हुआ। गुप्त जी अपने व्यक्तिगत जीवन में राम के परम भक्त थे, परंतु उनके काव्य में भक्ति के स्थान पर सेवा, सुधार और लोक कल्याण की भावना प्रमुख है। इस तरह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के कवि का ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में परिवर्तित हो गया। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। नंबर 4, चौथी विशेषता है द्विवेदी युग की, वो है नीति और आदर्श का निरूपण। इस युग में को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेतृत्व मिला। द्विवेदी जी नीतिवादी, आदर्शवादी और समाज सुधारक थे। उनके इस व्यक्तित्व का समकालीन रचनाकारों पर व्यापक प्रभाव था। मैथिली शरण गुप्त का मत था कि काव्य का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए, साहित्य को उपदेश प्रधान तथा आदर्शवादी होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस युग के कवियों ने पौराणिक कथाओं और चरित्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। इस युग के काव्य ग्रंथों में असत पर सत की विजय दिखाई गई है। हरिओद का प्रिय प्रवास, गुप्त जी का साकेत, राम नरेश त्रिपाठी
का मिलन आदि इस युग के प्रमुख आदर्शवादी काव्य हैं। नंबर 5 विशेषता है इतिवृत्तात्मकता और बौद्धिकता की प्रधानता। द्विवेदी जी की आदर्शवादिता और समकालीन सुधार आंदोलनों ने इस युग के काव्य को इतिवृत्तात्मक बना दिया। श्रृंगार रस काव्य से लगभग पूरी तरह बहिष्कृत रहा। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण ही इस काव्य में शुष्कता और नीरसता आने लगी और उपदेशों की प्रधानता होने लगी। काव्य में बाह्य उपादानों का भी वर्णन होने से भावात्मकता का अभाव होने लगा, जिससे काव्य का स्तर प्रभावित हुआ। नंबर 6 हास्य व्यंग्य। बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि इस युग के प्रमुख ऐसे कवि हैं जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों, राजनीति और धर्म पर हास्य व्यंग्य पर रचनाएं लिखी। बाल मुकुंद गुप्त की कर्जनामा, आजकल का शुभ, नाथूराम शर्मा शंकर की गर्भरंडा रहस्य आदि इस युग के प्रमुख हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण रचनाएं हैं। प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण में किंचित नवीनता है। इस काल के कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप में तो वर्णन किया ही, उसे सूक्ष्म और रहस्यवादी रूप में भी चित्रित करने का प्रयास किया। कहीं कहीं प्रकृति को उपदेशिका के रूप में भी प्रस्तुत किया है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल आदि कवियों ने प्रकृति का पर्याप्त मात्रा में चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी रचना में प्रकृति का सुंदर चित्रण चांदनी रात का करते हुए भी लिखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिखरी है अवनी और अंबर तल में। अभिव्यक्ति कौशल। द्विवेदी युगीन काव्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली पद्य की कविता के रूप में माध्यम के रूप में अपनाया गया। काव्य रूपों की दृष्टि से यह युग अत्यंत समृद्ध है। इस युग में लगभग सभी प्रचलित काव्य रूपों, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत आदि में काव्य रचनाएं हुई, परंतु प्रधानता कथानकों पर आधारित प्रबंध काव्यों की ही रही। प्रिय प्रवास, साकेत आदि महाकाव्य, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, मौर्य विजय आदि इस युग के प्रमुख खंड काव्य हैं। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे विषयों पर अनेक मुक्तक कविताओं की रचना भी हुई। छंद विधान की दृष्टि से इस युग के काव्य में पर्याप्त वैविध्य है। दोहा, कव्वित, सवैया, रोला, छप्पे, कुंडलियाँ, सार, सरसी, गीतिका, हरिगीतिका, नाटक आदि छंद इस युग में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख छंद हैं। धन्यवाद।